वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम जो सीखेंगे करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी के बारे में हम जानकारी लेंगे। हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने पर चार्ज फ्लो होते हैं, ड्रिफ्टिंग किस तरह से शुरू होती है, कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होगा, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होगा, और इसी की मदद से ओम्स लॉ किस तरह से डिराइव किया जा सकता है, उसे किस तरह से बताया जा सकता है। साथ ही साथ इस रिलेशन में आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, कंडक्टर ओमिक कब कहलाता है, कंडक्टर नॉन ओमिक कब कहलाता है, जब वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, आईवी ग्राफ क्या होते हैं, वीआई ग्राफ क्या होते हैं, एंड देन आफ्टर इन सबके प्रॉपर रिलेशन किस तरह से डिराइव किया जाए। स्टेट बोर्ड की किताब में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जगह पर कुछ बातें जो अरेंज की गई वो कोलिनियरली या कह लीजिए सीक्वेंस में प्रॉपर अरेंज नहीं है, पर जब आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको 4 से 5 टॉपिक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज मिलेंगे। और जब आप किताब रीड करेंगे और जब हम क्लास में भी डिस्कशन के बाद में जब पीपीटी के माध्यम से मैं जब आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये बात और आपको बेहतर क्लियर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लीजिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सर्कल है, करंट पास हो रहा है, तो इस एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो आप देख सकते हैं सरफेस से परपेंडिकुलर एंगल पे पास हो रहा है, 90 डिग्री एंगल पे। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन ये करंट एरिया से परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार सरफेस ऐसा ही हो, आप देख भी सकते हो कैसे। मान लीजिए सरफेस ऐसा हुआ तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, जाने वाला करंट ऐसा होगा, ठीक है। उस केस में करंट डेंसिटी को दो तरह से समझाया जा सकता है, या तो आप नॉर्मल और एरिया जो है, अब देखिए ऐसा अगर अवेलेबल है, करंट इस तरह से जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, यहां पर देखिए नॉर्मल के साथ में करंट का बनने वाला जो एंगल है वो 0 है, लेकिन यहां करंट का बनने वाला एंगल 0 नहीं, वो थीटा है। तो आप यहां पर एरिया का कंपोनेंट ले सकते हैं, एरिया का कंपोनेंट आप ले सकते हैं, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जा सकता है या करंट को लिखा जा सकता है जे ए कॉस थीटा, और करंट डेंसिटी जे कैन बी रिटन आई अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। तो करंट को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जे इंटू ए कॉस थीटा। करंट कैन बी एक्सप्रेस जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट के टर्म में आप हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जाता है, तो इसे लिखा जाता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, बराबर है। तो डॉट प्रोडक्ट के टर्म में भी आप इसे चाहें तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे आप लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। और अगर सरफेस छोटा होता था, सरफेस छोटा होता था, एरिया छोटा होता था, तो डीएस लिखा जाता था, ठीक है। डीएस अगर लिखा जाता था तो जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, छोटे से एरिया से अगर स्मॉल करंट पास हो रहा होता था तो इसको बताने का तरीका फिर इस तरह से होता था, ठीक है। तो इससे आप ऐसा लिख सकते थे डीआई, और इससे टोटल अगर निकालना हो तो जे वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, टोटल इंटीग्रेशन लिखा जा सकता था। देखिए ये हमारे फिलहाल डिस्कशन का बहुत डिटेल पार्ट नहीं है, और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो आपका टेक्स्ट बुक पार्ट है उतना ही वर्कआउट करवा रहा हूं, इसलिए करंट डेंसिटी का यहां पे इतना डिस्कशन सफिशिएंट है। करंट पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड सरफेस के साथ में पास होने वाला करंट नॉर्मल होना चाहिए। थीटा 0 कर दीजिए, कॉस 0 कर दीजिए, कॉस 0 कर दीजिए, करंट या तो एरिया की डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए, तो मॉड जे मॉड डीएस कॉस 0, बराबर ऐसे लिखा जा सकता है। आप और हम ये बात ये भी जानते हैं कि कंडक्टर
दैट मीन्स अ मटेरियल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल और बैटरी लगा दी। अच्छा, सेल का काम क्या होता है? तो सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, या सेल का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करना। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा समझिए कि मान लीजिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप और हम जानते हैं कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तब होता क्या है समझना, जब कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर होता है, रैंडम मोशन कर रहा, कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर होता है और इसका किसी सेल से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एनर्जी और टेम्परेचर का कंसर्न होता है। तो रूम टेम्परेचर पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट होती है। अच्छा, अगर कुछ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, समझना ध्यान से, अगर कुछ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो वो एनर्जी किसके पास रहेगी? तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, दूसरे से टकराया, इस तरफ, इस तरफ, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन चल रहा होता है और ये डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। दिस इज द रैंडम डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हो रहा है, इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मिलता है, वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 मिलता है। मतलब कोई नेट डायरेक्शन में मोशन नहीं है, नेट एवरेज वेलोसिटी 0 मिलता है। इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का कौन सा वेलोसिटी 0 नहीं है? इंडिविजुअल वेलोसिटी 0 नहीं है। मोशन हो रहा है, बराबर है, लेकिन कौन सा वेलोसिटी 0 है? तो एवरेज वेलोसिटी 0 पाया जाता है। अच्छा, ये कौन सी डिस्कशन हुआ? ये वो डिस्कशन हुआ जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं हुआ। आपने पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी मेंटेन नहीं किया, आपने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं किया। पर जब फील्ड क्रिएट किया जाता है, जैसे कि यहां पर फील्ड क्रिएट करने का मतलब आपने सोर्स लगा दिया, सोर्स लगाया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने और हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मान लीजिए सोर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, दिस सोर्स हैज क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पॉजिटिव से कहां की तरफ? नेगेटिव की तरफ। और पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बराबर है। चार्ज को किस में रख दीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब मान लीजिए कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर मतलब नेगेटिव चार्ज माइनस सी, कंडक्टर मतलब नेगेटिव चार्ज माइनस सी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां है? ए टू बी है। कंडक्टर पे चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स माइनस एफ ई। देखिए मैं इसे राइट साइड है तो यहां पर आपके सामने बता देता हूं, प्लस आई है, माइनस आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अभी भी प्लस आई है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एफ ई कैपिटल ई माइनस आई। ये लग गया फोर्स। अब बताइए ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? बच्चों बताना ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? सर तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी है, तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, बराबर है। और ए से बी की तरफ मतलब प्लस आई, चेक कर सकते हैं आप, ए टू बी प्लस आई। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है? सभी लोग देख के बताएं, फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है भाई? फोर्स की डायरेक्शन माइनस है, माइनस है मतलब अपोजिट है। तो फोर्स की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कब है? जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। भाई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव कौन है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आपने फील्ड में रखा,
याद रखना, इलेक्ट्रॉन को आपने फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रॉन दो कारण से मोशन करेगा, दो रीजन से मोशन करेगा। टू रीजन होंगे इलेक्ट्रॉन के पास मोशन करने के। एक रीजन जो पिछला रीजन बताया टेम्परेचर, और दूसरा रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर E मल्टीप्लाई बाय E। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट होना स्टार्ट होगा। ई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं, E अपॉन m। मतलब अब इलेक्ट्रॉन रेस्ट से मोशन में आने लगा। भाई अगर किसी ने फोर्स लगाया, धक्का लगाया, इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल, फील्ड ने फोर्स लगाया, तो स्मॉल पार्टिकल पर फोर्स लगा तो क्या होगा, मोशन होने लगेगा। शुरुआत में पार्टिकल किस पर था, रेस्ट पर था, अब किस में आ गया, मोशन में आ गया, बराबर है। शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पर था, अब किस में आ गया, मोशन में आ गया, बराबर है। अब मोशन में आया तो मुझे बताओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता है, करंट कहलाता है, बराबर है ना। तो करंट फ्लो होने लगेगा। अब मुझे ये भी बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से इसके पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, रैंडम मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन टकराते हुए अब फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने को कहते हैं कोलिजन, और कोलिजन में होगी एनर्जी का लॉस। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एनर्जी शेयर करेगा, लेकिन वापस एनर्जी देने वाला, वापस से फोर्स लगाने वाला कौन मौजूद है, कौन एग्जिस्ट कर रहा है, जवाब दो। अरे भाई जवाब दो, कौन एग्जिस्ट कर रहा है, सोर्स है ना। इसी सोर्स ने तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, तो ये सोर्स ने पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया है। इस कंडक्टर का लेंथ L है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, पड़ोसी से टकराएगा, पड़ोसी को एनर्जी देगा, फिर से एनर्जी रिसीव होगी, फिर से टकराएगा। टकराते जब सारे इलेक्ट्रॉन एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक किससे चलने लगेंगे, कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगे, उसी कॉमन वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो ड्रिफ्ट मतलब घसीटते हुए ले जाना, घसीटते हुए ले जाना, और घसीटने का मतलब इच्छा से जाना या विदाउट इच्छा से। तो आपको पता है घसीटना मतलब तो बिना इच्छा के ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप से गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने आप से गया क्या, नहीं गया। किसने ले गया, कौन ले गया, बोले सर फील्ड ले गया। फील्ड किसने लगाया, फील्ड कहां से आया, बोले सोर्स ने लगाया। तो सोर्स कौन है, बोले या तो सेल है या बैटरी है। तो सेल और बैटरी ने किया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ, फील्ड डेवलप हुआ। फील्ड से क्या हुआ, फोर्स लगा। फोर्स से क्या हुआ, मोशन हुआ। पहले किस में था, रेस्ट में था, अभी किस में आया है, मोशन में आया है। किस में आया स्टूडेंट, मोशन में आया। बात समझ में आई सभी को। तो भाई स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखो इसे आप आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ोगे तो अलग तरीके से बताया गया है। आप अगर कोई स्टैंडर्ड बुक रिफर करोगे, कोई अदर बुक रिफर करोगे, एनसीईआरटी भी देखोगे, तो एनसीईआरटी और एक और किताब का मैं नाम ले रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा, इन दोनों में एक्सप्लेनेशन जो किए गए मैं आपको दोनों को डिस्कस कर दूंगा। आपके स्टेट बोर्ड की किताब में जो डिस्कशन हुआ है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। एक ने इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा यूज किया है, एक ने इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरा यूज किया है, बराबर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकला, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर होने में जो टाइम लगा, टक्कर होने में जो टाइम लगा, उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। वापस सुन लेना, एक इलेक्ट्रॉन किससे टकराया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। टक्कर से पहले जो पाथ था, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक ट्रेवल करके गया, तो ये जो पाथ है इसे कहते हैं फ्री पाथ। कौन सा पाथ कहते हैं, फ्री पाथ। और फ्री पाथ में जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा उसे कहते हैं फ्री टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, बराबर है। तो मानता हूं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आपके पास स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम है, टाइम की वैल्यू आपके पास मैं टाउ कह लेता हूं। दो तरह से बताया गया है, पहला बता रहा हूं आपकी किताब के हिसाब से, दूसरा बताएंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा के हिसाब से। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 में आप चेक कीजिएगा, v इक्वल टू 0 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई एम, कितने टाइम में, टाउ टाइम में। तो ये आ गया आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का संबंध।
ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टाउ। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। एवरीवन क्लियर? भाई अब एचसी वर्मा जी की किताब में क्या लिखा हुआ है तो देखिए यहां पर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस किताब के मुताबिक s इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई m अपॉन टी स्क्वायर। ये आ जाता है आपके पास में। तो स्मॉल ई कैपिटल ई m अपॉन टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ऑल्सो वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। तो हाफ स्मॉल ई कैपिटल ई m मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर यहां पर डिवाइड बाय 2 नहीं, यहां पर डिवाइड बाय 2 है तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि यह फैक्टर बहुत छोटा होता है, यह फैक्टर बहुत छोटा होता है, यह फैक्टर बहुत छोटा होता है। छोटे को डिवाइड भी कर दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, छोटे को डिवाइड भी कर दो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने यह सीखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह से एक्वायर हुई। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की, मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की। क्या लेकिन कंडक्टर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? बोलिएगा, क्या कंडक्टर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, कंडक्टर में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है ना। तो कंडक्टर में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बात को समझना, इस बात को समझना यहां पर कि मान लो जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, उस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर रीजन में इतने आगे निकल गए। भाई टाउ टाइम में इलेक्ट्रॉन इतने आगे चले गए, उन्होंने एल डिस्टेंस कवर कर लिया, बराबर है। तो मैंने कहा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टाउ टाइम में कवर कर लिया। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो एल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाउ। मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक यह हुआ लेंथ, यह हुआ एरिया। तो बताओ कितना वॉल्यूम कवर हो गया। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू लेंथ, बराबर है ना। जैसे पाइप होता है ना, पाइप जानते हो पाइप को, पानी का पाइप देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, पानी ऐसा चलता हुआ आता है। आप ऐसा पाइप खरीद के लाना जो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो मतलब दिखता हो उसमें से। 1 सेकंड में पानी जब आता है वो आगे बढ़ता हुआ पानी पूरा आगे जाता है। मान लो 1 सेकंड में पानी इतना अंदर आ गया, तो बताइए कितने वॉल्यूम वाटर अंदर है, कितने वॉल्यूम वाटर अंदर है। तो आप बोलेंगे सर एरिया कर दो मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मैं कहता हूं आप सभी स्टूडेंट से कि मान लो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैं कहता हूं कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। वापस सुन लेना, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ 20 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बोलो भाई 20 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? भाई 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बोलो 20 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप बोलोगे सर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो 100 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? 1 मीटर क्यूब में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 मीटर क्यूब में, 20 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मानो मैं मानता हूं कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए v मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि मैंने v वॉल्यूम निकाला है। क्या निकाला है? v वॉल्यूम निकाला है। तो v मीटर क्यूब में nv इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nv। अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? nv हो गए। और v क्या है? तो v है आपके पास में एरिया इंटू लेंथ। और आप बताओ लेंथ कितना है? तो लेंथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एरिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब एक क्वेश्चन आप पूछता हूं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा हुआ है, चलो रिकॉल करो फटाफट जो बोल रहा हूं। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है। अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, मैग्नीट्यूड E होता है। तो बताओ 2 पे कितना होगा? 2 पे कितना होगा? बोले सर 1 पे E है तो 2 पर मिला के 2E होगा, बराबर है ना। 3 पे कितना होगा? बोले 3E होगा। 4 पे कितना होगा? बोले 4E होगा। 5 पे कितना होगा? 5E होगा। तो बोलो n पे कितना होगा? Ne होगा। कितना होगा? Ne होगा। तो मैं कहता हूं टोटल चार्ज होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना है? यह है n, यह है a, यह है vd और ये आपके पास में टाउ। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय E। अच्छा अभी बताया था हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? बोलो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है?
अरे भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो हमने लिख दिया करंट। अब करंट आ गया है NEAVD, तो करंट कितना आ गया है NEAVD। अच्छा N क्या है, वापस सोचो N क्या है, 1 मीटर क्यूब में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। तो N को क्या कहते हैं, वापस चेक कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम। बात क्लियर। अच्छा A क्या है, बोले सर एरिया, लेकिन कौन सा वाला, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो A कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा आप बताइएगा E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहलाता है आपके पास में E। अब एक और बात ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आई विल टॉक विथ यू। A कहलाता है ड्रिफ्ट, VD क्या कहलाता है, व्हाट इज VD। तो अभी हम VD को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कितना कहते हैं VD को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए आगे की कहानी और समझिए। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, यहां पर नोटिस कीजिएगा, दो वैल्यूज निकाली गई थी। एक एज पर योर बुकिश लैंग्वेज स्मॉल ई कैपिटल ई एम अप इनटू मल्टीप्लाई बाय टाउ, और एक मैंने कहा था कई किताबों में इसे ऐसा भी लिखा गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम मल्टीप्लाई बाय 2m मल्टीप्लाई बाय टाउ, ऐसा लिखा गया है, बराबर है ना। तो आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को लिख पाएंगे I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEAVD। चलिए ध्यान से देखिए, I इक्वल टू NEAVD की वैल्यू स्मॉल ई कैपिटल ई एम मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो आप इसे लिख पाएंगे I, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज करंट डेंसिटी N E स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू E, और इसे सिग्मा भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाता है, सिग्मा। तो सिग्मा को लिखा जाता है N E स्क्वायर टाउ अपॉन M, एज पर योर बुकिश लैंग्वेज। बुक में इस तरह से बताया गया है, कई किताबों में भी इस तरह से बताया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा डिवाइड के 2 से, क्योंकि डिवीजन में ये वाला जो फैक्टर होता है बहुत छोटा फैक्टर होता है। आइए अगर हम इस तरह से जाएं तो आपको मिलने वाला है NEAVD मतलब स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2m इंटू टाउ। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A NE स्क्वायर टाउ E डिवाइड बाय 2m। तो आप इसे लिख सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया दैट इज करंट डेंसिटी, ये आ जाएगा NE स्क्वायर टाउ अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय E। तो J को लिख सकते हैं आप सिग्मा इंटू E। अच्छा सिग्मा क्या कहलाता है, व्हाट इज सिग्मा। तो सिग्मा को कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी। तो यहां पर एक टर्म समझिए ध्यान से, अंडरस्टैंड दिस टर्म, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कितना लिखोगे, तो कंडक्टिविटी को लिखोगे NE स्क्वायर टाउ अपॉन, इसे याद रखना, तुम्हें कोई भी निट की एग्जाम क्रैक करने से रोक नहीं सकता, NEET डिवाइड बाय 2m। और कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी होता है, इसे लिख देना 2m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। वापस देख लो, तुम्हें कौन सी एग्जाम देने से, निट की एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता। NEET याद रखिएगा। तो रो कहलाता है रेजिस्टिविटी, सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी, बराबर है। रो कहलाता है रेजिस्टिविटी, सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी। अब थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर m है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई m मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है। E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg है, ये तो बदलता नहीं। चार्ज की बात करें तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये भी बदलता नहीं, बराबर है। बात करें टाउ की और बात करें n की, तो वापस मुझे बताना, ध्यान से बताना। मान लीजिए अगर कहीं पे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जैसे एक बर्तन है, पानी भरा हुआ इसके अंदर, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स मोशन फास्ट करने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन फास्ट होता है, बराबर है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से मोशन जब फास्ट होता है, समझना ध्यान से कि A से B के बीच में जाते समय मुझे 1 सेंटीमीटर कवर करने में 1 सेकंड लगा, बराबर है। और टेम्परेचर बढ़ा दिया और मुझे 1/4 सेकंड लगा, तो बताइए अब टाइम कम लगा या ज्यादा लगा। बोलो भाई, टाइम कम लगा या ज्यादा लगा, सभी लोग जवाब दो। टाइम कम लगा या ज्यादा लगा, पहले 1 सेकंड लग रहा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया, फास्ट हो गया, फास्ट हो गया तो टाइम कम हो गया।
मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, मोशन फास्ट हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, बराबर है। यहां n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाता है n। तो बच्चों ध्यान देना इस बात को, मटेरियल मैंने माना है कंडक्टर, क्या माना है, कंडक्टर। तो ध्यान रखना कंडक्टर में n चेंज नहीं होता, कंडक्टर में n चेंज नहीं होता। टेम्परेचर से पहले भी, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले भी और टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी n की वैल्यू बदलती नहीं है। इसलिए कंडक्टर के केस में रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, देखो ध्यान से, टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ कम होता है, टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ कम हुआ, ध्यान सुन लो, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, तो बताओ रेजिस्टिविटी क्या हुई, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। अच्छा टेम्परेचर कम किया, भाई टेम्परेचर कम किया, स्लो कर दिया, तो अब जितना टाइम पहले लग रहा था, पहले 1 सेकंड में भाग रहा था, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाया 1/4 सेकंड, 1/14 सेकंड में हो गया, फास्ट हो गया। टेम्परेचर कम किया, स्लो हो जाएगा, स्लो हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्लो हुआ टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाएगा तो रो कम हो जाएगा, रो कम हो जाएगा तो सिग्मा बढ़ जाएगा। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं, कंडक्टर के लिए, क्योंकि कंडक्टर में क्या चेंज नहीं होता, कंडक्टर में क्या चेंज नहीं होता, तो कंडक्टर में n चेंज नहीं होता, n चेंज नहीं होता, इसलिए ऐसा होता। तो ये हम लोगों ने सिग्मा और रो समझ लिया। अच्छा सिग्मा रो समझने के बाद एक बात और समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक का नाम था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। थोड़ा ध्यान देना, मेरे पास कंडक्टर था, कंडक्टर को मैंने कनेक्ट किया सोर्स से, कंडक्टर को मैंने कनेक्ट किया सोर्स से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपके पास ए और ये बी, यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया V, टोटल कंडक्टर का लेंथ मान लेता हूं L, कितना मान लेता हूं L, बराबर है, टोटल लेंथ L। तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में, विथ साइन तो ऐसा होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के टर्म में आप लिख सकते हैं V इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय L। क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय L। V क्या कहलाता है, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, E क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, L क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ होल कंडक्टर कहलाता है, बराबर। अब समझ लो ध्यान से, हमारे पास J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है। अभी मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल 1/ρ होता है, इसका रेसिप्रोकल 1/ρ होता है I/A 1/ρ। अब यहां से E को क्या लिख सकते हो, तो E को लिख सकते हो V/L। जैसे आपने लिखा E को V/L, तो आप ये भी लिख सकते हो I/ρL/A इक्वल टू V, और V इक्वल टू R इंटू आई। तो बेटा V इक्वल टू R इंटू आई और R इक्वल टू ρL/A। तो देखो यही तो लॉ कहलाता है, कौन सा लॉ कहलाता है बताओ, ये आपका फेमिलियर लॉ है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, इसी लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। कौन सा लॉ कहते हैं, ओम्स लॉ। यहां तक सभी बात समझ में आई। और देखो ये कहलाता है R मतलब क्या होता है, तो R मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बोलो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितनी बातों पर डिपेंड कर रहा है, बोले सर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो सर मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। तो यह बात समझने के बाद कि आखिर ओम्स लॉ किस तरह से ड्राइव होता है, अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ समझने के बाद हम रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने पूरा टॉपिक यह सीखा कि करंट डेंसिटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। आगे मैं आपसे यह भी डिस्कस करूंगा कि टेम्परेचर के अफेक्ट होने से ये जो रो अफेक्ट हुआ है, रेजिस्टिविटी में बदलाव आए हैं, ये कंडक्टर के अलावा सेमीकंडक्टर होगा तो क्या होंगे, किस तरह के सारे चेंजेस होने वाले हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मुलाकात करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में कैसे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।